गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं लाया हूँ आपके लिए एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या नाम है जिसका बेटा? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कंडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है? कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन? देखो, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल इज स्टेशनरी। पार्टिकल क्या होता है? स्टेशनरी एंड एनर्जी इज ट्रांसफर बाय वाइब्रेशन। by vibration between the molecules of solid between the molecules of solid। ये जो होता है वो सॉलिड में ही होता है। कंडक्शन की जो फिनोमिना होती है वो किस में होती है बेटा? सॉलिड में होती है। मतलब पूरे एग्जांपल ले सकते हैं इसके, क्या मेटल के। मेटल में जितने भी एनर्जी ट्रांसफर होता है उसमें कोई भी पार्टिकल मूविंग नहीं होता है, स्टेशनरी होता है, बस वाइब्रेशन करते रहते हो। क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते रहते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन the mode of heat transfer in which particles are stationary and due to vibration energy is transfer। बात समझ में आएगी बच्चों? ठीक है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम क्या करते हैं प्रेयर में। जब प्रेयर होती है हमारे पास में सभी बच्चे बैठे रहते हैं, हमने एक बॉल दी बच्चे को। पहले जो बच्चा बैठा हुआ था उसको एक बॉल दी, उसने क्या की? दूसरे को दी, पीछे वाले को दी, फिर पीछे वाले को दी, लास्ट एंड तक पहुँचा दी। बात समझ में? तो इस टाइप से एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो किस में आता है? आपके पास में कंडक्शन में आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑल मेटल्स। बात समझ में आ गई? इसके बाद लेते हैं हम कन्वेंशन। क्या लेते हैं बेटा? कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होगा? देखो, कन्वेंशन में कंडक्शन को फिनिश। अब कंडक्शन कन्वेंशन लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी आर मूविंग particles are moving due to change in temperature और डेंसिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास में वाटर को गर्म करना है। क्या करना है? वाटर को गर्म करना है। ठीक है। अब वाटर को अगर गर्म करना है, हीट करते हैं हीट। अब जैसे नीचे से हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स है वो लाइट हो जाएंगे। जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? लाइट हो जाएंगे। और ऊपर वाले जहाँ टेम्परेचर नहीं लग रहा वो क्या रहेंगे? हैवी रहेंगे। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? ठीक है, ये हमारे पास में कोई भी कंटेनर ले लो, उसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। या वाटर है हमारे पास, तो ये पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले कहाँ? नीचे आते हैं। यहाँ से हमने उसको हीटेड किया है, ऐसे हीटेड कर रहे हैं हम, तो ऐसा होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ वाले पार्टिकल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ऊपर वाले पार्टिकल का टेम्परेचर लो होता है। तो क्या करता है? लो टू हाई, हाई टू लो, ऐसे चलता रहता है, एक सर्कल बन जाता है। तो इस मेथड से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। बात समझ में आ गई? फटाफट नोट कर लो। अब लेते हैं बेटा रेडिएशन। क्या लेते हैं बेटा? रेडिएशन। ठीक है। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच, देखिए इन विच ये रेडिएशन चलेगा आपके पास, लास्ट है रेडिएशन। ठीक है। ये देखो, जो कन्वेंशन होता है वो लिक्विड में होता है। ठीक है। और जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में होता है। और रेडिएशन जो होता है इसमें एग्जाम्पल बनेगा गैसेस में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। एक एनर्जी का पैकेट होता है, डायरेक्ट थ्रो होता है। क्या होता है? एनर्जी का पैकेट होता है जो क्या होता है? डायरेक्ट थ्रो कर देता है। तो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी पैकेट इज गिवन डायरेक्ट बाय थ्रो। इससे एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। बात समझ में आई बच्चों? जैसे हमारे पास सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। सनलाइट किससे आ रही है आपके पास में? डायरेक्ट ही आ रही है एक तरह से। कोई बीच में आपके पास में, ठीक है, गैसेस के थ्रू आ रही है। मान लिया अपन ये कह सकते हैं कोई मीडियम है, मान लिया ये बात, लेकिन हमारे पास आ तो क्या रहे? एक एनर्जी का पैकेट क्या आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है। बात समझ में आएगी? ये तीन टाइप के होते हैं।
जो हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। इसी चैप्टर में हम आगे लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर था। कौन कौन सा था बताओ, जल्दी से याद करा देता हूँ मैं आपको। एक तो था कंडक्शन, दूसरा क्या था कन्वेंशन, तीसरा क्या था रेडिएशन। कंडक्शन का एग्जाम्पल क्या सॉलिड, ठीक है। कन्वेंशन का एग्जाम्पल क्या है लिक्विड, और रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है गैसेस। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? देखो एक्सेप्शन है आपके पास में मरकरी। मरकरी क्या है लिक्विड है, लेकिन लिक्विड है उसमें भी जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है, उस वो एग्जाम्पल बनेगा किसका कंडक्शन का। इसका क्योंकि आप जानते हो मरकरी में जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है मेटल जैसी होती है। कैसी होती है बेटा? मेटल जैसी होती है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास आता है, देखो आप पढ़ते हो, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस ले लेते हैं। इस मेटल सरफेस पे कुछ रेडिएशन आ रहे हैं जिसकी हीट कितनी क्यू है। रेडिएशन कितनी होता है? तो ये मेटल क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? देखो ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये ट्रांसमिट कर सकता है। ये इसके तीन तरीके से ये काम कर सकता है। देखो कैसे? अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? रिफ्लेक्ट, ये क्यू आर। और ये ट्रांसमिट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसमिट भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन वर्क हो गए बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? Q इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, ठीक है। क्यू से डिवाइड कर दिया हम सबको, क्यू से डिवाइड करते हैं आपके पास में क्या होगा? क्यू बाई क्यू, क्यू ए बाई क्यू, क्यू आर बाई क्यू और क्यू टी बाई क्यू, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। तो क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लिया आर, इसको मान लिया अपने टी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या मान लिया हमने? ए क्या है आपके पास? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्यू ए अपॉन क्यू, ठीक है। आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्यू आर अपॉन क्यू, ठीक है। और टी क्या है हमारे पास? क्यू टी अपॉन, ये हमारे पास है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक आइडियल इक्वेशन आ गई। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि a इक्वल्स टू 1 है, r इक्वल्स टू 0 है और t इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ओनली एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओनली क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक। अब मान लेते हैं, तो फर्स्ट माना अपन ने, सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर सेकंड मान लेना कि हमारे पास r इक्वल्स टू 1 है, a इक्वल्स टू 0 है और t भी क्या है? 0 है। तो ओनली रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या? ओनली रिफ्लेक्शन, ठीक है। और थर्ड अगर मान लीजिए हम ले लें t इक्वल्स टू 1 ले लिया और बाकी सब 0 ले लिए, तो ओनली क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, बाकी सब क्या है? 0 0। बात समझ में आई? ये है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन वाला हेडिंग, ठीक। नोट कर लो अपना। ओके गाइस, हैव यू रिटर्न नाउ? इस पे क्वेश्चन बन सकता है भाई, अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट लेते हैं अपन आइडियल ब्लैक बोर्ड। आइडियल ब्लैक बोर्ड, आइडियल ब्लैक, क्या पढ़े बेटा?
आइडियल ब्लैक बॉडी होती क्या है, ठीक है। अपनी सरफेस पे जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं, कोई भी बॉडी, ठीक है, जो अपनी सरफेस पे आने वाले सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले 100%, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है हमारे पास में, ठीक, द बॉडी which absorb all radiations which all radiation plus the body which absorb all radiation incident on it, जो भी इस पर आ रही है सब आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ए लेमडा की वैल्यू क्या होगी 1। इसको क्या बोलते हैं? ए लेमडा क्या होता है हमारे पास में? ए लेमडा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन for monochromatic light, और ये क्या होता है हमारे पास में? 1 हो जाता है किसके लिए? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए बेटा? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए होता है? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है कि अपनी सरफेस पर जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं सबको क्या करें? एब्जॉर्ब कर ले। आ जाओ सबको मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलती है आइडियल ब्लैक बॉडी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? देखो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं हम प्लेटिनम ले सकते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम काजल भी ले सकते हैं, जो हमारे आंखों में लगता है काजल, ठीक है। ये 98%, ये 96% मानी गई है, ठीक है। ये 90%, 98% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये काजल को 96% एब्जॉर्ब कर लेता है। सन भी आइडियल ब्लैक बॉडी है। सन क्या है आपके पास में? आइडियल ब्लैक बॉडी है सन। ये भी क्या करता है? अपने सरफेस पे जो भी रेडिएशन आता है उनको सब क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ब्लैक होना जरूरी नहीं है। ब्लैक होना जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ब्लैक ही हो। वो सभी ऑब्जेक्ट जो अपनी सरफेस पर आने वाली सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, चाहे वो ब्लैक हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? जैसे एग्जांपल मैंने लिया सन, बात समझ में आई बच्चों, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, ये आइडियल ब्लैक बॉडी है। इसी में आएगा अपने पास में एक टर्म और आएगी ई लेमडा। ई लेमडा क्या है? जैसे ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? इमिशन जो उत्सर्जन होता है उसकी बात करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। ए लेमडा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। बात समझ में आ गई? ए लेमडा और ए लेमडा की। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखिए क्या बोलते हैं अपन, इसके लिए एक स्टेटमेंट पास करते हैं, फिर भी नोट कर लीजिए इसको। छोटे छोटे टॉपिक है। आइडियल अगर हम बात करते हैं क्या इसका स्टेटमेंट कि ई लेमडा अपॉन ए लेमडा हमेशा ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फॉर एनी बॉडी, एंड ई लेमडा अपॉन ए लेमडा, ई लेमडा के इक्वल होना चाहिए फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, बोले सर आपकी जो टी शर्ट है ये क्या आइडियल ब्लैक बॉडी है? कह नहीं सकता। ये जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं सबको एब्जॉर्ब कर ले, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते। आइडियल ब्लैक बॉडी फेरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बनाई थी, वो आर्टिफिशियल थी। फेरी आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। उसमें क्या किया था?
उसमें ये क्या था कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया और यहाँ पर कोई रेडिएशन एंटर करती है या एंटर करती है, ठीक है। अरे बहुत छोटा सा छेद होता है, बहुत बारीक है, तो समझाने के लिए आपको मैंने बड़ा बना दिया। इसमें एंटर करती है, ठीक, और इसका रिफ्लेक्शन होता है बार बार। क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन होता है बार बार। ऐसे ये रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे, और रिफ्लेक्शन होते होते लास्ट इसी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेरी आइडियल ब्लैक बॉडी। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सब कांस्टेंट रहता है, तो ए लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है? एक गुड एमिटर जो होता है, गुड एमिटर गुड ऑब्जर्वर होता है, गुड एब्जॉर्बर। एक गुड एमिटर क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है बेटा? गुड एमिटर क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर होता है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लो, इसको नोट कर लो। गुड एमिटर आर गुड एब्जॉर्बर। हाँ, कोई भी नहीं ऑनलाइन क्लास। हाँ, क्या कर रहे हैं? और कितने बच्चे हैं? 2। ऑनलाइन में कितने पढ़ते हैं? 1। बस जिंदगी है ऐसी समझ चलेगी। ऑनलाइन में पूरी क्लास हाँ है। अच्छा में इतने 2 चैनल पे थे। अच्छा लग गया ऑनलाइन। चला ना देखना नीचे। तो बात जाओ पे। तू करो बस आप नहीं बनाने। अच्छा लेक्चर ले ले। बिल्कुल। ओके बच्चों, हैव यू रिटन नाउ? गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर, इसका मतलब क्या होता है? एक अच्छा उत्सर्जक, अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। ठीक है, कैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम डेजर्ट इलाकों में, डेजर्ट एरिया में जो रेगिस्तान होता है, जहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है, वहाँ पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। क्यों? एक गुड एमिटर गुड एब्जॉर्बर होता है। आपने मूंगफली वाले को देखा होगा, जो मूंगफली सेकता रहता है ठेले पे, वो रेत की सहायता से रेत में ही मूंगफली को सेकता है, ग्राउंडनट, ठीक है। वहाँ सिलिका रहती है, उस सिलिका में क्या कर देता है? वो ग्राउंडनट को डाल देता है, थोड़ा हीट करता है, हीट करते क्या होता है? वो पक जाती है बढ़िया और अच्छे से पकती है, और अपन भी खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जो सिलिका होती है उसमें प्रॉपर्टी है कि वो कम टेम्परेचर पे ही क्या कर देती है? जल्दी से गर्म हो जाती है, ठीक है, और मूंगफली सिक जाती है। तो ऐसी बहुत सारी होते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर। वो गुड एब्जॉर्बर मतलब उसने जल्दी से क्या कर लिया? कम टेम्परेचर पर जल्दी गर्म हो गई और जल्दी क्या कर दिया? उसको एमिटर कर दिया, मतलब ये एमिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? एमिट कर दिया। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एक तो डेजर्ट का एग्जांपल बता दिया, और एक मैंने किसका एग्जांपल बता दिया आपको? मूंगफली वाले का। लेकिन दोनों में ही रेत का उपयोग किया गया है। किसमें? रेत का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं गुड एमिटर गुड एब्जॉर्बर। एक और ले लेते हैं, जो चाय की थर्मस होती है, दूध वाली थर्मस होती है, देखा होगा आपने कि अंदर का जो उसका सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। तो थर्मस का क्या यूज़ होता है कि लंबे टाइम तक कोई भी जो आप चाय या दूध डालते हो, लंबे टाइम तक गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो इतना स्मूथ होता है। बेड एमिटर और बेड एब्जॉर्बर, क्या लिखेंगे उस कंडीशन में? हम थर्मस के लिए क्या लिखेंगे? बेड एब्जॉर्बर और बेड एमिटर, ठीक। क्योंकि वो चिकनी होती है तो रेडिएशन का कम एब्जॉर्प्शन कर पाता है, तो लंबे टाइम तक क्या रहती है? गर्म रहती है। बात समझ में आई क्या बच्चों? अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि सपा चटी हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक तीसरा एग्जांपल मैंने क्या बता दिया आपको? थर्मस का बता दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी हम इसी पे बेस्ड फ्रानाफर लाइन पढ़ते हैं, वो भी इसी का एग्जांपल है, फ्रानाफर लाइन। फ्रानाफर लाइन क्या होती है उसको समझते हैं अपन, ठीक है बेटा? नोट कर लो।
ये देखिए हमारे पास क्या होती है फ्रानाफर लाइन। फ्रानाफर्स लाइन, फ्रानाफर्स लाइन, ठीक। फ्रानाफर लाइन में क्या होता है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए आपके पास सन है और यहाँ पर क्या है अर्थ है। ये सन है और ये क्या है बेटा अर्थ, ये अर्थ है। इस सन के चारों तरफ क्या होता है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, फोटोस्फीयर। इसको हमने इस फोटोस्फीयर बोल दिया, ये फोटोस्फीयर, ठीक है बेटा। और ये क्या है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर है, ठीक। इसका टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷ केल्विन और इसका होता है 5000 केल्विन के आसपास, ठीक है। अब देखो ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये लो टेम्परेचर बॉडी है, ठीक है। क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर में क्या होता है, गैसेस होती है। क्या होती है, गैसेस होती है। उनका एक आवरण बना होता है सन के चारों तरफ। आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जो भी गैसेस होती है वो सब इसमें होती है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर, सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है बेटा, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब सनलाइट आ रही है तो यहाँ पूरा उजाला रहता है। अभी सोलर इक्लिप्स नहीं हुआ है, अभी सोलर इक्लिप्स नहीं हुआ है, यानी यहाँ से रेडिएशन जो एमिट हो रहे हैं वो हमारे अर्थ पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम ले लें, क्या ले लें हम, स्पेक्ट्रम। क्या लें, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर हम ले लें यहाँ पर तो क्या होगा, उसमें ब्राइट लाइन मिलती है। क्या मिलती है बेटा, ब्राइट लाइन। क्या मिलती है हमें, ब्राइट लाइन्स मिलती है। क्या मिलती है बेटा हमें, ब्राइट लाइन्स मिलती है। अगर हम स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमने स्पेक्ट्रम ले लिया, क्या ले लिया हमने, स्पेक्ट्रम ले लिया। स्पेक्ट्रम लिया तो उसमें क्या मिलती है, ब्राइट लाइन्स मिलती है। जब ये सन से लाइट कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ब्राइट लाइन्स मिलती है, ठीक। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब क्या होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। यहाँ पर बीच में क्या रहता है, बोलो, मून आ जाता है। मून क्या रहता है, बीच में मून आ गया। क्या आ गया बच्चों, मून आ गया। तो सन से जो लाइट आ रही थी, सन से जो लाइट आ रही थी, ठीक है, वो लाइट अब अर्थ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जो क्रोमोस्फीयर है, इस क्रोमोस्फीयर ने क्या किया, जब सोलर इक्लिप्स नहीं हुआ, जब मून दोनों के बीच में नहीं आया था, तो क्रोमोस्फीयर ने भी कुछ रेडिएशन क्या किए थे, एब्जॉर्ब किए थे। क्या किए थे, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किए थे। उन रेडिएशन को ये क्या कर रहा है, अब एमिट कर रहा है। उस टाइम भी कर रहा था, लेकिन सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है कि अर्थ पर जो लाइट आ रही है, अर्थ पर जो लाइट आएगी, ठीक है, वो कहाँ से आएगी, क्रोमोस्फीयर पे आएगी। यानी कि आप देखोगे सोलर इक्लिप्स के टाइम पे जो डार्कनेस होती है वो बिल्कुल नाइट जैसी नहीं होती, उजाला रहता है थोड़ा थोड़ा। देखा होगा आप लोगों ने सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है तो यहाँ पर ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि क्रोमोस्फीयर ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किए थे, उन रेडिएशन को क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एमिट कर रहा है। मतलब गुड एब्जॉर्बर क्या होता है, गुड एमिटर होता है। बात समझ में आई। तो क्रोमोस्फीयर एक गुड एब्जॉर्बर है और ये क्या है, एक गुड एमिटर भी है। तो इसने क्या किया, इसने उन रेडिएशंस को एमिट किया है और वो यहाँ पर आ गया, ठीक। इस टाइम पे अगर मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम लेते हो तो आपको डार्क लाइन मिलती है। वापस स्पेक्ट्रम ले तो हमें क्या मिलेगी, डार्क लाइन मिलेगी, डार्क लाइन्स। और इनकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, फ्रानाफर ने की थी। किसने की थी, फ्रानाफर ने की थी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रानाफर लाइन्स, जो किस पर बेस्ड है, किरचॉफ्स लॉ पे। किस पर बेस्ड है बेटा, किरचॉफ्स लॉ। बात समझ में आई क्या, हम क्या पढ़ रहे थे, हकीकत में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे थे। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है भाई, आपके पास में एक गुड एमिटर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है, गुड एमिटर, एक गुड एब्जॉर्बर होता है। स्टार्टिंग से किरचॉफ्स लॉ का चल रहा था। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम यही बात करते हैं कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले तो ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ए लेमडा होता है गुड एमिटर, क्या होता है गुड एब्जॉर्बर होता है। बात समझ में है क्या बच्चों? नोट कर लो इसको फटाफट। ये क्यों नहीं साफ हो रही? ये ना छोटा पड़ा है। फिर अरे इसमें काम का करो ऐसे ऐसे करते तो खास माल हुआ तो कर लिया मैं। हां मैं तो लेकर मैं बाद में मार फिक्स करूँ। तो अच्छा हैव चलिए जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब क्लास का टाइम हो चुका है ऑफलाइन वाले का, ठीक है। मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू।